हाय गाइस, T20 हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारतीय कक्षा 8वीं का दूसरी इकाई का पाठ्य घटक, जिसका नाम है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और यह पाठ्य घटक लिखा है भारत के स्वतंत्र सेनानी, पूर्व क्रांतिकारी, जिनका नाम है लोकमान्य तिलक। देखिए, लोकमान्य तिलक जी, ये देखिए इनकी यह तस्वीर। लोकमान्य तिलक जी का जन्म जो है 1856 दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 1920 मुंबई महाराष्ट्र में हुई। उनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है। वह एक शिक्षक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे एवं एक प्रसिद्ध वकील थे। वह देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा कर दिया था उन्होंने। जन समाज में उनको लोकमान्य की उपाधि दी गई और उन्हें लोगों ने क्या किया, उन्हें लोकमान्य कहने लगे। ये उपाधि जो है लोगों ने उनको दी थी। अब उनकी किताबों के नाम देखिए यहाँ पर। गीता रहस्य नाम की एक किताब उन्होंने जेल के अंदर रखी थी जब उनको जेल के अंदर डाला गया अंग्रेज़ों ने। वेद काल का निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, वेदों का काल, निर्णय और वेदांग ज्योतिष आदि उन्होंने किताबें लिखी है। अब इस पाठ में हमें क्या संदेश दिया है, देखिए। ये पाठ जो है उनका एक भाषण है, उन्होंने लोगों के सामने दिया हुआ एक स्पीच है। तो देखिए, प्रस्तुत भाषण में तिलक जी ने स्वराज्य के अधिकार की आत्मा की तरह अजर अमर बताया है। यहाँ तिलक जी का राजनीति, धर्म, स्वशासन आदि का विस्तृत विवेचन उन्होंने किया है। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से स्वराज्य के प्रति तिलक जी के अटूट प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। तो देखते हैं क्या कहते हैं वो, अपने भाषण में क्या संदेश देते हैं। अब देखिए उनके भाषण की शुरुआत कैसे होती है। यदि मैं शरीर से बूढ़ा हुआ हूँ, किंतु उत्साह में मैं जवान हूँ। देखिए मित्रों, वो कहते हैं कि मेरा शरीर फिर बूढ़ा भी हो गया है, मेरा शरीर बूढ़ा है, किंतु मेरे जो शब्द है, मेरा जो विचार है, वह क्या है, जवान है, उत्साह में जवान है। मैं युवावस्था के इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। और जो मेरा जो युवा अवस्था है, मेरा जो यौवन है, वो मैं छोड़ नहीं सकता, भले ही मेरा शरीर बूढ़ा क्यों ना हो गया, मेरे विचार तो युवा है, ऐसा वह कहते हैं। देखिए, और युवा अवस्था हर कोई चाहता है कि युवावस्था में हर कुछ भी गुजरने की एक शक्ति होती है। इसीलिए युवावस्था को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हर देश की जो बुनियाद होती है, देश की प्रगति होती है, वह यौवनों पर आधारित होती है, युवाओं पर आधारित होती है। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना। देखिए, वो कहते हैं अपनी विचार शक्ति, अपने जो विचार होते हैं ना, वो अच्छे बनाने से इनकार करना। यार मैं नहीं कर सकता, यार मुझसे नहीं होगा, ऐसे विचार करना ये स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चीर युवा है। वो कहते हैं कि मैं जो कुछ बोलने वाला हूँ वो सब युवा है। शरीर बूढ़ा जर्जर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसी प्रकार हमारी जो होम रूल गतिविधियाँ है, देखिए होम रूल जो गतिविधियाँ है उनकी, मैं भले ही सुस्ती दिखाई दे। देखिए, होम रूल उन्होंने एक संगठन बनाया था, उसका नाम है होम रूल, याद रखना। होम रूल गतिविधियाँ संगठन, एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम रखा था उन्होंने होम रूल। होम रूल गतिविधियों में भले ही सुस्ती दिखाई दे, उसके पीछे छिपी भावना अमर और अविनाशी है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। जो वो कहते हैं कि जो होम रूल गतिविधियाँ है, जो होम रूल संगठन है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावना है, वही हमें स्वतंत्रता दिलाएगी। आत्मा ही परमात्मा है और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वह ईश्वर से एकाकार न हो जाए। वो कहते हैं कि मन कब तक शांत नहीं हो सकता, जब तक हम ईश्वर का मनन चिंतन एक होकर नहीं करते, तब तक मन शांत नहीं हो सकता है। और वो कहते हैं आगे, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और स्वराज्य जो है ना, हमारा देश स्वतंत्रता लाने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मैं बूढ़ा नहीं हो सकता।
कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता, कोई आग इसे जला नहीं सकती, और कोई जल इसे भिगो नहीं सकता, और कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। अब यहाँ पर देखिए, मतलब दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? अग्नि, वायु और जल। ये तीनों भी इस विचार को मिटा नहीं सकते, वो कहते हैं। देखिए, अग्नि के सामने कोई भी देरी नहीं कर सकता। यदि वह अपनी मर्यादा में है तो वह हमें खाना बनाकर दे सकती है अग्नि, उसके ऊपर हम भून कर, जला कर, पका कर खा सकते हैं। मगर उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया तो आप देख सकते हैं वो किसी भी चीज़ को जला कर राख कर सकती है। उसी प्रकार से हवा का भी है। हवा भी अगर आंधी में बदल गई, हवा थोड़ी सी अगर हवा चलती है हमें बड़ा अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है, मगर उसका भी उसने रौद्र रूप धारण कर लिया तो वह हर किसी को अपने चपेट में कहीं पर भी घुमा सकती है, फेंक सकती है। आंधी अगर आ जाती है, उसके बाद जल का भी वैसा ही है। जल भी अगर अपना मर्यादा में है हमारी प्यास बुझाएगा, अगर उसने उसका रौद्र रूप धारण कर लिया तो जल भी हमें मिटा सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कोई भी आग हो, अग्नि हो, जल हो, हवा हो, ये हमें विचारों को हमारे मिटा नहीं सकती है, मतलब कोई शक्ति नहीं, मतलब अंग्रेज उन्हें हरा नहीं सकते, क्योंकि अग्नि, वायु, जल ये तो बहुत ऊपर के हैं, ये नहीं हरा सकते तो इनकी क्या औकात है, ऐसा वह कहते हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस इसे पकड़ नहीं सकती। वो कहते हैं कोई सीआईडी पुलिस जो है उसे पकड़ नहीं सकती। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस अधीक्षक जो मेरे सामने बैठे हैं के सामने भी करता हूँ, कलेक्टर के सामने भी करता हूँ। अब देखिए, पुलिस अधीक्षक एसपी जो होते हैं ना, जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी, और कलेक्टर देश के प्रथम नागरिक जो होते कलेक्टर, वह जिन्हें इस सभा में आमंत्रित किया गया था, और आशुलिपि लेखक जो लेखन का काम करते हैं, जो हमारे भाषणों के नोट्स लेने में व्यस्त है, के सामने भी हम स्वशासन चाहते हैं और हमें मिलना ही चाहिए। स्वशासन मतलब खुद का शासन चाहते हैं। जिस विज्ञान की परिणति स्वशासन में होती है वो राजनीति विज्ञान में है, न कि वह किसी की परिणति दास्ता में है। राजनीति का विज्ञान इस देश के वेद है। और वह कहते हैं जो राजनीति अंग्रेज चला रहे वो हम नहीं चाहते हैं, हमें अपना शासन चाहिए, और हमारी राजनीति जो है, हमारा राजनीति का विज्ञान जो है इस देश का वेदों में है, हमारे पुराने ग्रंथों में है। आपके पास एक आत्मा है और केवल उसे जगाना चाहता हूँ, मैं उस पर्दे को हटाना चाहता हूँ। लोगों से वो कहते हैं कि आपके पास जो आत्मा है उसे मैं जगाना चाहता हूँ, कि जागो, अपने देश के लिए लड़ो, अपना देश जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में है उसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न करो। और उसी को वो जगाना चाहते हैं, उस पर्दे को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने अपनी आँखों पर डाल दिया है। और वह कहते हैं कि आपको बहका दिया है क्या, जिसे अज्ञानी, कुचक्री और स्वार्थी लोगों ने आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी है, उसे मैं हटाना चाहता हूँ। लोगों को वह संदेश देना चाहते हैं। राजनीति के विज्ञान के दो भाग हैं, पहला दैवी और दूसरा राक्षसी। दैवी मतलब अच्छे विचार, अच्छी राजनीति, और राक्षसी मतलब बुरी राजनीति। एक राष्ट्र की दास्तां दूसरे भाग में आती है। और वो कहते हैं कि देखिए, और हमारे राष्ट्र की जो दास्तां है बेचारी, वो दूसरे भाग में, मतलब हमारे देश में जो राज चल रहा है वो राक्षसी मतलब बुरे विचारों का राज चल रहा है। राजनीति और विज्ञान के राक्षसी भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र जो उसे उचित ठहराता है ईश्वर की दृष्टि में पाप का भी भागी है। वो कहते हैं कि ईश्वर की नज़रों में ये सब पाप चल रहा है। कुछ लोगों को मैं उस बात को बताने का साहस होता है, देखिए, और कुछ लोग जो होते हैं सच को सच कहने की और झूठ को झूठ कहने की, उनकी बात करने में वो साहस होता है। कई लोग तो झूठ भी है तो सच कहने में वो हिम्मत नहीं करते हैं, जो उनके लिए हानिकारक है। और वो कहते हैं कि ऐसा करना खुद के लिए हानिकारक होता है। और इस माध्यम से कवि कहते हैं कि देखिए उनके विचार, वो कहते हैं कि झूठ को झूठ कहना और सच को सच कहना यह भी एक साहस और एक अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह अपने लिए हानिकारक होता है। और कुछ लोगों में यह साहस नहीं होता। लोगों को इस सिद्धांत के ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूँ,
और वो कहते हैं कि मैं इसी सिद्धांत को अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखो यह हानिकारक है अपने लिए। किसी भी चीज़ को सही हो या गलत हो, ये आपको बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है तो आप उसे दूरी बनाए रखें, यह कहने का भी आपके अंदर साहस होना चाहिए। राजनीति धर्म शिक्षा का एक अंग है। वो कहते हैं राजनीति और धर्म एक शिक्षा का अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है। वो कहते हैं धर्म की और राजनीति की शिक्षा जो पाते हो वो भिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण वे ऐसे प्रतीत होती है, राजनीति के विज्ञान में सभी दर्शन समाये हैं। और वो कहते हैं कि आप विदेशी बातों को समझते हो कि धर्म अलग और राजनीति अलग, तो वो उनका कहना है कि ये ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। इंग्लैंड भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे से देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। देखिए इंग्लैंड जो है भारत की सहायता से बेल्जियम जैसे छोटे देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकता है कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हम में दोष देखते हैं वे लोभी प्रकृति के लोग हैं, परंतु ऐसे भी लोग हैं जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोष देखते हैं। लोगों का स्वभाव कैसा है इसके बारे में वो कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमने किया तो गलत नहीं है, वो दूसरों ने किया तो गलत, मतलब दूसरों के दोष देखते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि देखो कितना भी अच्छा किया जाए वो हर चीज़ में वो दोष निकालते रहते हैं, मतलब भगवान के अंदर भी वो दोष देखते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र की आत्मा की रक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए। और ऐसे लोगों से हम दरकिनार करते हुए अपने राष्ट्र की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए और उसके लिए हमें कठोर प्रयास करने चाहिए, उसकी रक्षा के लिए। अपने उस जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा में ही हमारे देश का हित छिपा हुआ है। और वह कहते हैं हमारे देश का हित इसी में छिपा हुआ है कि उसके अधिकारों का उसे मिलना, इसी में उस देश का हित छिपा हुआ है। कांग्रेस ने स्वशासन का यह प्रस्ताव पास कर दिया है और उस समय की जो पार्टी थी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाली, उसका नाम था कांग्रेस। और इस कांग्रेस पार्टी के वह सदस्य थे। वो कहते हैं कि कांग्रेस ने यह स्वशासन का जो ये प्रस्ताव है, हमारा देश स्वतंत्र होना चाहिए, इसका जो प्रस्ताव जो है रखा है वो पास कर दिया। सभी को मान्य है कि हमें स्वराज्य मिलना ही चाहिए। उसके बाद देखिए प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस की ही देन है और जो सम्मेलन हो रहे हैं हर जगह वो कांग्रेस संगठन की ही देन है जो उसके आदेशों का पालन करता है। इस प्रस्ताव को लागू कराने हेतु कार्य करने के लिए हम कृत संकल्प करते हैं और कृति के साथ करते हैं, चाहे ऐसा प्रयास हमें मरुभूमि में भी ले जाए। मरुभूमि मतलब मरने के बाद की जो भूमि है उसे मरुभूमि कहते हैं। वो कहते हैं कि इस प्रयास में हमें मरण भी आता है तो कोई बात नहीं, चाहे हमें अज्ञातवास में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाने पड़े या अंत में चाहे जान ही गंवानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। श्री रामचंद्र ने ऐसा किया था। उस प्रस्ताव को केवल तालियां बजाकर पास न कराए बल्कि इस प्रतिज्ञा के साथ कराए कि आप उसके लिए काम करेंगे। और वो लोगों से कहते हैं, सामने जो बैठे लोग हैं उनसे कहते हैं आप मेरी तालियां मत बजाओ, उसके लिए आप खुद काम करो, उसके संगठन में जुड़ जाओ। हम सभी संभव प्रयत्न संवैधानिक और विधि सम्मत तरीकों से स्वशासन की प्राप्ति के लिए कार्य करेंगे। और वो कहते हैं कि हम अच्छे मार्ग से स्वतंत्रता लाने के लिए प्रयास करेंगे और आप सभी का साथ हमें चाहिए। और आखिरी में जॉर्ज ने खुलकर स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। और उस समय के जो अंग्रेज़ अधिकारी है जॉर्ज, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकता। 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदलनी होगी। फ्रांसीसी रणभूमि में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाकर अपनी बहादुरी का परिचय दिया है। और वो कहते हैं कि देखिए हम बहादुर हैं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, ऐसा मत सोचो हम कमज़ोर है, अंग्रेज़ भारी भरकम है वो बहादुर है, ऐसा नहीं है। देखिए फ्रांस और इंग्लैंड का जब अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ था उसमें हमने अंग्रेज़ों का साथ दिया और फ्रांस को हरा दिया था।
तो इसका मतलब हम बहादुरी का उन्होंने परिचय दिया है भारतीयों ने कि वो कितने बहादुर हैं। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि हम 30 करोड़ हैं, भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। और जो जितने भी हम भारतीय हैं वो सभी भारत के लिए जान देने को तैयार है, ये अंग्रेज़ों को बता देना चाहिए। ऐसा वह अपने भाषण के द्वारा समझाना चाहते हैं अंग्रेज़ों को। इस प्रकार से जो हमारे लेखक हैं लोकमान्य तिलक, हम अपने भाषण द्वारा अंग्रेज़ों को चेतावनी देते हैं, लोगों को जागृत करते हैं अपने देश को स्वतंत्रता लाने के लिए। यह सभी उनका भाषण से हमें परिचय मिलता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई देने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।